सो हेलो मेरे ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे एज ऑलवेज। अब कई लोगों ने पढ़ाई अभी भी स्टार्ट नहीं की, कई लोगों के मैसेज आते रहते हैं, तो फिर मैं आपके लिए लेके आऊं एक स्ट्रेटेजी वीडियो। कितने दिन बचे हैं हमारे पास? ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि अब 100 डेज बचे हैं। पर 100 डेज बचे तो क्या हमारे 100 नहीं आ सकते? आ सकते हैं। पर ये तो हमको भी पता है, आपको भी पता है कि सबके 100 नहीं आते, उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। ये प्रॉमिस जरूर है कि अगर आप इस 100 डेज में भी पढ़ गए तो 100 पक्का आएंगे, पर पढ़ना पड़ेगा उतनी ही डेडिकेशन के साथ। ये सोचकर कि भैया जो हो गया सो हो गया, आगे का रास्ता कठिन है पर अपन चलेगा रे बिड़ू, फिर ये पॉसिबल है। अब ये 100 डेज कैसे हैं? तो जाहिर सी बात है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फिर कुछ दिन जो फरवरी के एग्जाम्स के लिए आएंगे। मैं ऑलमोस्ट मान के चल रहा हूं कि जैसा जो अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी के सेकंड या थर्ड वीक से एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो फरवरी भी हमें मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट 100 डेज हमारे पास हैं। तो इसी के ऊपर ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, देखिए और प्लीज इसे इंप्लीमेंट कीजिए। 100 जरूर आ सकते हैं। बस मैं ये बार बार बोलता नहीं हूं ताकि आपके ऊपर ये प्रेशर ना बने कि भाई यार 100 चाहिए ही चाहिए वरना हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया। नहीं, 100 नहीं भी आएंगे तो भी फ्यूचर अच्छा होगा, पर जब भी होगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज से, अभी से हैबिट डाल लीजिए, बस इतनी सी बात है। चलो फिर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेली पढ़ना है बॉस। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको फॉलो करना है, डेली पढ़ना है। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं अकाउंटेंसी लेकर आया हूं कि कम से कम 3 घंटे तो आपको पढ़ना है। और ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, प्री बोर्ड्स भी आप दे चुके होंगे, अब आप घर में बैठकर ही एग्जाम दे रहे होंगे। और मोस्टली लोगों का तो सीधा फाइनल एग्जाम है, तो वो भी घर पे है। घर पे 3 घंटे अकाउंटेंसी के लिए तो आपको निकालने ही चाहिए। फिर हॉलीडे में रिवीजन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि स्मार्ट और हार्ड वर्क में बहुत बहुत छुट्टू सा इतू सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है वो? कि अगर आपने कोई चीज एक बार पढ़ी अच्छे से, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, उसको स्टोर कर लो। कैसे स्टोर कर लो? ताकि वो आप जल्दी ना भूलो। उसके लिए जरूरी है रिवीजन। तो जो भी आपको हॉलीडे मिलेगा वो आप रिवीजन के लिए रखिए। बेसिकली संडे, यहां पे मैं संडे ही लिख देता हूं, ठीक है। और हॉलीडेज तो आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो ये आप रिवीजन के लिए रखिए, ताकि जो भी आपने वीक में पढ़ा, एक रिवीजन हो गया तो वो स्टोर हो गया। वरना आप पढ़ते रहे 2 महीने पढ़ लिया, जनवरी में फिर पुराना याद करना है। क्योंकि एक प्रोवर्ब है कि आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे सपाट होता जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ होता होगा, तभी तो प्रोवर्ब बना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हॉलीडे के दिन आप प्लीज रिवीजन पर वर्क कीजिए, ताकि वो चीज सही तरीके से आपके माइंड में फुल्ली स्टोर्ड हो जाए। अब देखिए, अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, लेट सपोज अगर अभी भी हमारे पास 100 डेज हैं, हालांकि इससे ज्यादा ही है, बट मैं मान के चल रहा हूं, तो 3 घंटे के हिसाब से आपके पास 300 हो गया। नहीं, पहले आपको ये देखना है कि 100 डेज है, यानी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है, तो आपके पास 12 वीक संडे आए और 2 और मान लीजिए, लेट सपोज चलो 12 ही मान लीजिए, तो 12 तो आपके पास जो डेज हैं वो संडे के हैं, ठीक है। ये किसके हैं? संडे के हैं भैया जी। तो इसको फंडे नहीं समझना है, अब स्टडी डे समझना है। और स्टडी डे की जगह मैं क्या कहूंगा? रिवीजन डे समझना है। तो ये चीज पहले तो आप ठान लीजिए कि भाई मैं रिवीजन करूंगा जो भी पढ़ा हुआ है उसको संडे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देन जाहिर सी बात है 12 दिन आपके पास चलेगा यहां से, ठीक है। फिर कुछ छुट्टी पुट्टी होगी, हालांकि मैं तो कहूंगा एज अ टीचर कि भाई छुट्टी के दिन ज्यादा पढ़ना, खूब सारा पढ़ना, क्योंकि क्रिसमस भी आएगा, न्यू ईयर भी आएगा। पर मुझे ये तो पता ही कि मोस्टली लोग नहीं पढ़ते, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 3-4 दिन और ऐसे होंगे, तो 3 डेज ले लेते हैं, यानी कि आपके पास 15 डेज माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कितने बचे? 85 डेज बचे। भैया जी, ये 15 डेज माइनस करने का मतलब ये नहीं है कि ये पूरे नील बने सन्नाटा हो गया ना। इसका मतलब ये है कि इन दिनों में आप नॉर्मल रिवीजन कीजिए। नॉर्मल रिवीजन संडेज में तो आप अच्छे से ही रिवीजन कीजिएगा, तो 12 डेज तो फुल रिवीजन होगा। 3 डेज एक नॉर्मल थोड़ा सा याद कर लीजिए, कहीं खेलते कूदते ऐसे बैठे बैठे सोच लीजिए, थोड़ा याद कीजिए कि कौन कौन से रूल्स थे, वो काफी कर जाएंगे काम। देन 85 डेज हैं आपके पास। तो 85 डेज में अगर आप 3 घंटे रेगुलरली पढ़ते हैं तो फिर कैलकुलेशन तो आपको आती ही है, 255 हुए, है ना। क्या भैया इतने से बेड़ा पार हो जाएगा? भैया बेड़ा पार की क्या बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं कि 100 भी आ जाएंगे। और आपको पता है ना, अकाउंटेंसी सबसे टफ माना जाता है, हालांकि टफ तो नहीं है, लेकिन टफ कहते हैं कि यार कॉमर्स मतलब अकाउंटेंसी। अब आप सोच के देखिए कि अकाउंटेंसी अगर लोग टफ कहते भी हैं, उसमें ज्यादातर लोगों के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। यानी अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो अकाउंटेंसी में 100 आने वालों के लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो फिर आप भी उसमें शामिल हो जाइए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हमारे पास 255 घंटे हैं, इसी के हिसाब से अब हमको काम करना है, ठीक है।
अब हमने सबसे पहले क्या किया, डेली पढ़ना स्टार्ट किया। संडे रिवीजन डे है, संडे रिवीजन डे है, ये हमने मान लिया। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर नोट्स खुद बनाने हैं। आप नोट्स खुद से बनाइए। आप कहोगे भैया इतने कम टाइम में नोट्स कैसे बनेंगे? बॉस बनेंगे, शॉर्ट में बना लीजिए, लेकिन खुद से बनाइए। ये बन जाते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि रिवीजन आपको अपने नोट्स से ही करना है। ठीक है, अब अगर आपके पास पहले से नोट्स बने हैं तो वेरी गुड, अच्छी बात है, नोट्स बने हुए हैं, अब आपको सिर्फ पढ़ना है। या फिर टिक कर लीजिए, कम से कम बुक्स में ही, जो भी आपके पास बुक है उसमें टिक कर लीजिए कि मैं इन चीजों को पढ़ने वाला हूं, क्योंकि रिवीजन के दिन उन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है, वो ज्यादा अच्छी होती है। भैया ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 3x की पावर देते हैं। 3x की पावर कैसे देते हैं? अगर आप खुद से नोट लिखते हैं, मैं फिर भी कहूंगा कि लिखना ही है। सबसे पहली बात, हैंड का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात, आईज का इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरी बात, आपके ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और फिर हैंडराइटिंग स्पीड भी काम आती है। तो ये सारी चीजें जब एक साथ लगेंगी तो सोचिए, होता ना अर्जुन की तरह एकदम निशाना लगा सटाक, क्योंकि सारी चीज किस पे? चिड़िया की आंख पे। तो वैसे यहां पर जब आप नोट्स बनाओगे तो सारी चीज, सारा कंसंट्रेशन उसी पर है, तो वो चीज आपको बहुत जल्दी याद रहेगी, बहुत ज्यादा दिन तक याद रहेगी। इसलिए आपको ये करना है। देन टेस्ट देने हैं, चाहे जो भी हो जाए। ये भी खुद से वादा करो कि भाई अपन टेस्ट देगा चाहे 0 नंबर आए, क्योंकि टेस्ट जब आप देते हैं ना तो आपके पास राइटिंग स्पीड का पता चल जाता है आपको। सेकंड, अपने बारे में पता चल जाता है, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस होती है आपको कि भाई आप 3 घंटे बैठ भी पाओगे कि नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एग्जाम्स हॉल में। पानी की एक टेंशन होती है कि पानी कितनी देर पिएंगे, बाथरूम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करता है। देन आपका दिमाग 3 घंटे क्या एफिशिएंटली वर्क कर सकता है, ये भी यहीं पे पता चलता है। यानी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो भी आपको यहीं पता चलता है। तो एग्जाम तो देने ही है। भले ही अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है तो किसी का भी सैंपल पेपर उठा लीजिए, उसकी फोटो खींच लीजिए, क्वेश्चंस की आंसर की नहीं, और उसको ट्राई कीजिए। 3 घंटे बंद कर लीजिए। अपने पेरेंट्स से कहिए, मम्मी से कह दीजिए, मम्मी अगर मैं रूम से उठाना डंडा मार देना, मम्मी इसमें बहुत उस्ताद है वो आपकी मदद बिल्कुल करेंगी, पर करना आपको पड़ेगा। तो ये चीजें जरूरी हैं करना। देन उसके बाद फिर रिव्यू योर आंसर शीट्स। 90% डोंट डू इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए ना, मैं इसको, इस पे तो मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, वैसे मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि रिव्यू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बॉस। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, नाम तो नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है, वो हर समय आते थे, अरे भाई इस बार पेपर फाड़ दिया मैंने, 70 नंबर आएंगे, 70 नंबर आएंगे, 70 नंबर आएंगे, कभी 80 नंबर आएंगे। हालांकि ये सीए की बात है, वरना आप कहोगे भैया 70 में इतना कुछ नहीं हो रहा है। सीए की बात है, सीए में 60 से ऊपर बहुत बड़ी बात होती है, इनफैक्ट 60 भी बहुत बड़ी बात होती है। अब जब भी वो पेपर दे के आते थे, कभी उनके 42, कभी उनके 39 आते थे। तो ऐसा क्यों होता था? तो एक बार क्या हुआ कि हमने उनकी कॉपी देखी। अब वो जो सोच रहे हैं ना और जो लिख रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी आंसर शीट को देखिए, रिव्यू कीजिए, क्योंकि जब आप 3 घंटे के लिए एकदम स्थिर रूप से बैठते हैं, रेगुलरली आपकी स्टडीज नहीं होती, आपकी हैबिट नहीं होती, तो आपका दिमाग एकदम से बीच में ब्लैंक हो जाता है। आपका दिमाग आपका काम नहीं कर रहा होता, आपका हाथ आपका साथ नहीं दे रहा होता है, बस वो चल रहा होता है घसीटा घसीटा घसीटा। तो आप जो लिखना चाहते हैं वो आप नहीं लिख पाते हैं, उसकी जगह कुछ और लिखते चले जाते हैं, और आए घर में आके, अरे मम्मी आज तो मैंने, अरे भाई आज तो भाई ने कमाल ही कर दिया, फोड़ दिया एग्जाम को एकदम, ऐसा बोलते हैं। और फिर मार्क्स नहीं आता। तो सिंपल सी बात है, ये भी एक सच है, कई लोगों के साथ तो एग्जामिनर भी गलत करते हैं, वो मार्क्स काट लेते हैं, या उनका सही आंसर होता है और किसी भी वजह से वो मार्क्स नहीं देते। बट कई बार ये भी होता है कि जो स्टूडेंट है, जो लिख के आया है, वो कुछ और लिख के आया पर उसको पता ही नहीं है। ये कब समझ में आएगा उसको? जब वो रिव्यू करेगा। किसकी? अपनी आंसर शीट्स की। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको क्या मिलेगा? सबसे पहला आपको पता चलेगा मार्क्स मिलते कैसे हैं, मार्क्स मिलते कैसे हैं। देन मार्क्स कटते कब हैं, मार्क्स कटते कब हैं, यह भी आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर सेल्फ अवेयरनेस जो टेस्ट में है वो यहां भी है, क्योंकि आप जब रिव्यू करेंगे तब भी आपको चेकिंग मिलेगी। भैया जी सोच के आए थे कि हमने तो भाई एग्जाम की बैंड बजा दी और कॉपी में कुछ का कुछ लिख दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं भैया जी एक काम करता हूं, डब्बे में रख लेता हूं ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आए। ये बहुत लोगों के साथ होता है,
बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ मैंने काफी लोगों से बात की है, इसमें हमेशा ये मैंने पाया है कि कई बार स्टूडेंट्स लिखना कुछ चाहते हैं, लिख कुछ और देते हैं, क्योंकि वो 3 घंटे के प्रेशर में होते हैं और उनको ये पता ही नहीं चलता। तो ये चीज तो बहुत जरूरी है बॉस। ठीक है, लो भैया यहाँ भी एस्टेरिस्क मारो, लो यहाँ भी एस्टेरिस्क मार देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, फिर इससे आपके अंदर एक थिंकिंग जनरेट होती है एग्जामिनर लाइक। कैसे थिंकिंग जनरेट होती है? एग्जामिनर लाइक थिंकिंग। अब देखो, एग्जामिनर बनने का मन तो सबका करता है कि यार मैं भी बन जाता, मैं भी सबके मार्क्स काटता। जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं ना अपनी आंसर शीट, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक थिंकिंग जनरेट होती है कि अच्छा हाँ यार यहाँ मार्क्स मिलने चाहिए थे, यहाँ नहीं मिलने चाहिए थे। जैसे मेरी एक दोस्त की बात है, ये स्कूल की बात है। स्कूल में क्या हुआ कि भाई साहब हमारी तो आदत है, कुछ भी लिखा है मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, तो उन्होंने हर चीज का फुल फॉर्म लिख दिया। वहां पे मीनिंग पूछा गया, उन्होंने फुल फॉर्म लिख दिया, लड़ने पहुंच गए। तो अब ये भी चीजें आपको पता चलती हैं जब आप रिव्यू करते हो कि भाई जब पूछा मीनिंग है तो भाई साहब ये फुल फॉर्म से कैसे मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना भाई। पर हमारी थोड़ी सी लालच होता है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं हमें लगता है यार इतना लिखते हैं, कुछ तो मार्क्स दो ना यार, कुछ तो। और फिर कुछ मार्क्स मिलते हैं, नहीं नहीं कम से कम 50% मार्क्स दो ना यार, दो दो दो, नहीं सर आप गलत हो, आप ये हो वो, हम झगड़ने लगते हैं। पर जब हम खुद चेक करते हैं ना, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली, पता नहीं भगवान की देन है शायद, ऑटोमेटिकली एक एग्जामिनर पैदा हो जाता है। हाँ मैं एग्जामिनर हूं, मैं यहाँ मार्क्स काटूंगा। तो आपको समझ में आएगा एग्जामिनर की थिंकिंग, फिर आप उस हिसाब से लिखोगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो भैया जी मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता नहीं क्यों, पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो देखते ही नहीं है। वो ये कहता है अरे टेस्ट देने में यहाँ प्रॉब्लम आ गई, या टाइम कम रह गया, वो कम रह गया, पर वो एनालाइज नहीं करते अपने आप को। एनालाइजिंग योर सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। ठीक है, तो ये भी आपको करना है। चलिए, अब जब आप ये सब कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, अब हम कोर्स की बात करते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें जहां पर हम स्मार्ट वर्क करके अपने वर्कलोड को कम कर सकते हैं, यानी 100 दिन में पूरा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इंपॉर्टेंट चीजें कि भाई क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, किस किस टाइप की चीजें हैं। तो सबसे पहले तो इसको देखना है, हमने हमारा संडे फिक्स कर लिया है रिवीजन के लिए, 3 घंटे पढ़ना फिक्स कर लिया है, एग्जाम देना फिक्स कर लिया है, रिव्यू करना फिक्स कर लिया है। पर मार्क्स तो पता होने चाहिए कि किस में कितने हैं, ताकि उसको भी ध्यान दिया जा सके। तो आपको पता ही है कि 2022-23 के लिए जो पैटर्न है, फिर भी यहां देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसमें एमसीक्यू आने वाले, यानी कि थ्योरी पे भी अब आपको वर्क करना है। अकाउंट्स सिर्फ प्रैक्टिकल का केस नहीं है। हालांकि मैं तो ये हमेशा ही कहता हूं, सभी से ही कहता हूं, क्योंकि जब आप बड़ी स्टेज में जाएंगे, सीए की फील्ड में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा भाई साहब सारी माथापच्ची रूल्स रेगुलेशंस की है कि कौन सी चीज कहां आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, किस वजह से आनी चाहिए, सब थ्योरी ही है। ठीक है, और वैसे भी आजकल सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के काम हो तो सॉफ्टवेयर ही कर लेते हैं, आपको बस थ्योरी में समझाना पड़ता है। 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होंगे, और एनी अदर टाइप्स के होंगे। यानी यहाँ एनालिटिकल थिंकिंग लगने वाली है। तो जो लोग सोचेंगे, कॉमर्स को पिएंगे, अकाउंटेंसी को हर जगह देखेंगे, उनके लिए ये चीज आसान होने वाली है। और वो तो भाई अब चलते चलते, चाय पीते पीते, किसी से बात करते करते, मूवी देखते देखते, वहां भी आप ये काम कर सकते हो। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये इनबिल्ट आनी चाहिए, आपको कोशिश करनी है। फिर 50% वेरी शॉर्ट और आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप से, ये तो अब हमें पता ही है। इसी के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि हम लंबे क्वेश्चंस को भी कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 100 नंबर्स। टोटल ड्यूरेशन हमें पता है 3 घंटे है। टोटल जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, बट अब तो आपको पता ही है कि 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं, 80 मार्क्स का ही आपको पेपर देना है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं मैं, तो हम अकाउंटेंसी को ही लेकर चल रहे हैं। चलो भैया जी अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब कौन कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो सबसे पहला पार्टनरशिप फॉर्म, ये तो पीरियड है, ये तो अलग अलग है, अलग अलग टीचर अलग अलग पीरियड ले सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 36 नंबर भाई साहब, ये 36 नंबर। कहते हैं ना शाहरुख भाई जी, ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे ही आपको कोशिश करनी है कि ये 36 नंबर हमसे कोई ना छीन सके। इसके लिए एमसीक्यू पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार थोड़े से एग्जाम्स ना अब एनालिटिकल होने वाले हैं, थोड़े से टफ भी होगा, क्योंकि अब कोविड पीरियड भी खत्म हो चुका है, 1 साल लगभग हो गया है, तो अब आपकी चेकिंग भी अच्छी हो सकती है। तो प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए। देन अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, यानी शेयर और डिवेंचर से रिलेटेड, ये 24 नंबर का है। 2 ही चैप्टर है इसके अंदर। हालांकि डिवेंचर को आप इशू और रिडम्पशन दोनों पार्ट जो बोल लेंगे, पर वैसे तो 2 ही हुए। तो ये 24 नंबर का है, ये खास है, तो इसको एस्टिक मारो ना भैया। मैंने कहा ओके लीजिए, मार दिया। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आता है। ये हालांकि ये बहुत थ्योरी है, ठीक है, और एक ही चैप्टर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, उसमें 10 मिनट का ही काम होना है। 10 मिनट में आप आराम से समझ जाओगे। अगर कोई भी समझदार है या सिर्फ 10 मिनट उसको सही से दे दे, तो उसको सब कुछ बनेगा इस चैप्टर में, है ना। टूल्स फॉर फाइनेंशियल, कंपैरेटिव और कॉमन साइज है,
उसमें एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, अगर हमने उसकी अच्छी खासी पीएनएल को अच्छे से समझ लिया, बैलेंस शीट को अच्छे से समझ लिया, तो वो चैप्टर तो हल हुआ है, सिर्फ प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो हो जाएगा। तो 12 नंबर है। ये थ्योरी के हिसाब से तो शायद आपको लगे कि वो उतना ईजी नहीं है, लेकिन हमको पूरे के पूरे 100 चाहिए, तो हमको ये पूरा पढ़ना है। ईजी मतलब लेंदी लगेगा, लेकिन ये ईजी है अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो। ठीक है नाउ, फिर इसके अंदर हमारे पास रेशियो भी आ जाता है, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा टफ हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन के मार्क्स ही कम है, 8 नंबर का है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें आता नहीं है। छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 एडजस्टमेंट आएंगे, एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हमेशा ही आता है, वो आपको याद रखना है। प्रोविजन फॉर टैक्स का एक एडजस्टमेंट याद रखना है, थोड़े बहुत इंटरेस्ट के होंगे एडजस्टमेंट्स, वो याद रखने हैं। प्रॉफिट या गेन का होगा, याद रखना है। तो ये भी हमारा काम हो जाएगा। हालांकि पहले किसी जमाने में थोड़े टफ क्वेश्चन आते थे, आजकल तो वो भी थोड़े से कम हो गए हैं, ज्यादातर ऑपरेटिंग से रिलेटेड ही आता है, फिर भी हमें तो पूरा पढ़ना है। मैं बस ये बता रहा हूं आपको ताकि इजी लगे, आपको ये ना लगे कि यार अभी तक नहीं पढ़ा, कैसे करेंगे। ये सवाल मन में नहीं आना चाहिए, कर लेंगे भाई साहब, 100 दिन है, बहुत है। निक्कू भैया भी कह रहे हैं, आप किसी भी टीचर से पूछिए, निक्कू भैया छोड़िए, किसी भी टीचर से पूछिए, हर कोई आपको बता देगा कि भैया ये हो जाएगा। ठीक है नाउ, फिर हमारा कोर्स ही पूरा हो गया, 60 और 20 80, बाकी 20 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। ये तो इसमें कभी कभी टीचर के साथ अच्छा व्यवहार भी काम आ जाता है ना। 4 मार्क्स का ये है, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और प्रोजेक्ट टेस्ट है। इसमें हमारे वक्त में तो हमें वो फाइल बनाने के लिए दे दी गई थी कि ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके लाओ, ठीक है, और फिर 1-2 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, वो हमने दे दिए थे। बाय बाय, ये थोड़ा सा टीचर के हाथ में होता है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है। तो ये तो फिर हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, जो हमारे मतलब मेरे हाथ की चीज़ है वो ये है और ये है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन 100 दिनों में भी अगर आपने सही से पढ़ लिया, कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, हाँ, ये नहीं कि आप मार्च में जाके जागो या फरवरी में जाके जागो, पर अगर अभी भी आप जाग गए ना तो सवेरा पक्का होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं थोड़ी सी चीजें जहां पर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ये तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का है, जो कि अगर वो नहीं करेंगे प्रोजेक्ट वर्क तो उनके लिए यहां पर 20 नंबर का आता है। चलो अब पॉइंट है यहां की चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, यहां पे जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिसपे ज्यादा स्ट्रेस देना है, सबसे पहली चीज तो डेफिनेशन पे याद देना है। ठीक है, डेफिनेशन। देन आपको यहां पे एब्सेंस ऑफ डीड, अगर आप ध्यान देंगे ना, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, एब्सेंस ऑफ डीड के जो प्रोविजन है वो आपको ध्यान रखना है। उसमें कुछ भी नहीं है, 2 ही प्रोविजन है, उसके अलावा सब बेकार है, ऐसा समझ लो, है ना। इससे ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। क्या कि भैया शेयरिंग रेशियो इक्वली बटेगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो 6% होगा, उसके अलावा सारी बात व्यर्थ है, मुझे सुनना ही नहीं है। ऐसे घोड़ी की नाल होती ना, बस ऐसे लगा लो भैया, इसके अलावा कोई बात आएगी मेरे कान में घुसेगी ही नहीं, तो यहीं पे काम खत्म हो जाता है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन से क्योंकि एमसीक्यू आ सकते हैं, तो यहां से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आएगा, या फिर एब्सेंस ऑफ डीड से कुछ ना कुछ आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसकी वर्किंग आपको सीखनी है। अब यहीं पर अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया, ठीक है, यहीं पर अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया, क्योंकि सारे मेथड्स यहीं पर हैं, सब कुछ यहीं पे समझाया गया, तो आप एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या डिसोल्यूशन हो, कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। एक बार आप यहां सीख लो, बाकी जगह आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जगह सिर्फ जो नए ट्रांजेक्शन आएंगे उनके इफेक्ट सीखना है, बाकी सब सेम है। वरना पार्टनर्स कैपिटल में भी लोग कहते हैं कि भैया कई बार समझ में ही नहीं आता, क्यों? क्योंकि आपने शुरू से नहीं समझा। हम क्या करते हैं, एडमिशन में जाके हर चीज समझते हैं, वहां पर हो जाती है प्रॉब्लम। आपको यहीं पे कैपिटल अकाउंट को अच्छे से समझ लेना, दोनों मेथड्स इसमें अच्छे से बताई गई हैं, इसमें क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। ठीक है, नाउ अब बारी आती है कहां पर, गुडविल की। हाँ, यहां पर पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी ऑफ पार्टनर भी है, तो इसमें अगर पेपर टफ होने वाला होगा तो पास्ट एडजस्टमेंट से आएगा। इसमें हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन को अच्छे से याद रखना है। मैंने कराते वक्त आपको बताया भी था कि अगर आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन सही से याद रखा है तो उसी के एडजस्टमेंट की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व हो जाएगी। 2 क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत आसान है। हालांकि मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम आपको 4 क्वेश्चन हर टॉपिक के करने हैं, प्लस 1 लेंथी क्वेश्चन, ये जरूर आपको कर लेना है, क्योंकि एक लेंथी क्वेश्चन ना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। भले ही वो एग्जाम में ना है, बट कॉन्फिडेंस के लिए काफी जरूरी है। तो एक लेंथी, या इसको लेंथी ना कहें तो आप इसको टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, ये जरूर कीजिए, भले ही वो अनसॉल्व हो या सॉल्व हो। लेकिन सॉल्व के केस में आप फोटो खींचिए, मोबाइल सामने रखिए, सॉल्यूशन का नहीं क्वेश्चन का, और फिर उसको सॉल्व कीजिए। प्लीज इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास पार्टीशन गारंटी ऑफ पार्टनर, ये तो इजी है, ये तो आप भी मानोगे, इसमें कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। अगर इसके 4 क्वेश्चन कर लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। देन उसके बाद बारी आती है गुडविल की। अगर आप देखेंगे तो गुडविल में हमारे पास 2 ही मेथड्स है, एक एवरेज प्रॉफिट, एक सुपर प्रॉफिट। अगर आपने ये चीज यहीं सीख ली, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वाला तो
इसी का ही है ऊपर नीचे, ये भी हमने किए हुए हर टाइप के क्वेश्चन को भी कर रखा है। तो अगर आपने इसके क्वेश्चन कर लिए तो फिर गुडविल का कोई भी केस हो, चाहे एडमिशन में हो, चाहे रिटायरमेंट में हो, चाहे डेथ में हो, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। डिसोल्यूशन में तो ये है ही नहीं, है ना, मतलब जो पार्टनर्स में बटेगा ये वो कोई चक्कर ही नहीं पड़ने वाला है उसमें, तो ये और आसान है। तो यहाँ पे तो बस यही 2 पॉइंट्स है, कैपिटलाइजेशन भी है बट वो इसी के बेस पर है तो वो भी बन जाता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप सीखेंगे, आप थोड़ा थोड़ा इसको काटेंगे और खुद से कहते रहेंगे सब चंगासी अपन कर लेंगे, तो आपको खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और ये सब कुछ कोर्स बहुत ही इजी लगने लगेगा। ठीक है, बस फिर बारी आती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मैं ये समझ ही नहीं पाता हूं कि लोग इसको क्यों नहीं समझते हैं। इसको कहते हैं ना साइड में हटाओ, इसका साइड में हटाओ, ये नहीं कहते छोटा डॉन है इसको साइड में हटाओ, ये किसी काम का नहीं है भाई, ये बहुत काम की चीज है। क्योंकि पहली बार पीएसआर निकालना आप इसी चैप्टर में सीखते हैं, पहली बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आप इसी चैप्टर में सीखते हैं। अगर आपने यहीं पर सही से सीख लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, चाहे आप एडमिशन में जाएं चाहे आप रिटायरमेंट में जाएं, कॉन्सेप्ट वही है जो यहां पर सिखा दिया जाता है। अगर आपने यहीं पर सीख लिया कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। यहीं पर आपको एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाने को आएगा, जिसमें बैलेंस शीट भी बनाने को आएगी, इसी में आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आ जाता है। तो अगर आपने यहीं पर सीख लिया ना ब्रो, अगर आपने यहीं पर सीख लिया तो आपको यहां पर वो सब चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके पास है। बस यहां पर क्या होगा, ट्रांजैक्शंस एक्स्ट्रा होंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो अगर आपने यहां सीख लिया तो वो टाइम यहां पर बच जाएगा। तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंस दीजिए, ये वो है चेरी ऑन द केक। अगर आपने इसको कर लिया तो केक जो है वो मस्त लगने लगेगा अपने आप। ठीक है, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर आप देखोगे तो यहीं पे आपने ये चीजें सीख ली, तो यहां बचा ही क्या, यहां पे एसआर निकालना बचा। ठीक है, क्योंकि यहां पे पीएसआर के उतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो यहां पर होते हैं, ये बात सही है। एसआर पीएसआर जो थोड़े से टफ तो क्या ही होता है, लेकिन लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाती है तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है। फिर गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज यहां पर होती हैं। कैलकुलेशन आप वहां सीख चुके हैं, कहां पर भैया, कहां पर, ये यहां पर कैलकुलेशन हम यहां सीख चुके हैं। यहां पे गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज करनी है। अब जाहिर सी बात है एंट्रीज यहां पे गुडविल से रिलेटेड हो जाती हैं, तो इस वजह से यहां पर कैपिटल अकाउंट में थोड़ा बहुत चेंज आता है। फिर बैलेंस शीट यहां पे बनाना अनिवार्य हो जाती है, कुछ थोड़े से ट्रांजैक्शंस बड़े हो जाते हैं तो इनके क्वेश्चंस करें। फॉर्मूला वही रखिए, 4 नॉर्मल क्वेश्चंस, 1 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, काम बन जाएगा बॉस, सच्ची में बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाते हैं रिटायरमेंट में। तो रिटायरमेंट में सब कुछ हम कर चुके हैं, कोई भी नया पॉइंट नहीं आता, एक्सेप्ट कि जब हम यहां पर गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये गेनिंग रेशियो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो वैसे ही आता है। बस यहां पे गेनिंग रेशियो के फॉर्मूला में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाता है, यहां पे सैक्रिफाइसिंग में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो था। तो अगर मान लीजिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है, उसमें नेगेटिव है, वो गेनिंग ही तो कहलाता है। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, गेनिंग रेशियो आ गया। बाकी ये 3 चीजें उसमें भी कॉमन ही है, इसमें पीएसआर भी कोई ज्यादा टफ नहीं आता है ना। पीएसआर यानी कि न्यू शेयरिंग रेशियो निकालना हो या जो भी चेंज का रेशियो है वो भी बिल्कुल कोई टफ नहीं आता है। देन उसके बाद जो चीज आती है वो क्या आती है, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट का 2 नॉर्मल क्वेश्चन, 2 बड़े क्वेश्चन कर लीजिए, उससे टफ लोन का आएगा ही नहीं। हाफ ईयरली से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, फुल ईयर से रिलेटेड तो आप कर लेंगे मुझे पता है, हाफ ईयरली से रिलेटेड वाले क्वेश्चन को 2 कर लीजिए, खत्म बात। क्योंकि डेट में ही, इसमें डेट में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसमें जो क्वेश्चन डेट से रिलेटेड होता है, खासकर हाफ ईयरली से रिलेटेड होगा या इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड होता है, तो उसमें दिक्कत आती है। पर वो 2 क्वेश्चन कर लो, बात खत्म। तो यहां पे खत्म। बाकी यहां पे रिवैल्यूएशन वही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वही है, बैलेंस शीट का तरीका वही है, सिंपल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो सारी चीजें यहीं पर कर ली, ये यहीं पर कर ली, तो यहां या वहां करने की जरूरत नहीं है बॉस। 4 क्वेश्चन यहां लगा लिए तो बार बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। हालांकि ट्राई जरूर करने हैं ताकि उसे बना लिया जाए, वरना फिर आप कहो कि भैया यहां कर लिया, मैं यहां करूं ही क्यों। 2 क्वेश्चन कर लो, पर अगर आपने 4 यहां कर लिए ना, प्रैक्टिस हो गई, तो ये वाले काम आसानी से हो जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा। देन उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लोन अकाउंट अगर आपने यहां सीख लिया तो यहां तो बस एग्जीक्यूटर नाम लगा देते हैं, और तो कुछ है ही नहीं ना, या रिप्रेजेंटेटिव नाम लगा देते हैं। बस जो ध्यान रखना पड़ता है वो किसका रखना पड़ता है कि यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वर्ड यूज होता है। ठीक है, फिर डेट की कैलकुलेशन होती है इसमें, गुडविल में तो डेट की कैलकुलेशन यहां पर नहीं होती। ठीक है, ये बस बात ध्यान रखनी है। बाकी कैलकुलेशन का तरीका, फॉर्मूला, एंट्री सब हम पहले ही कर चुके हैं, तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी आपको आसान लगेगा।
देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पे थोड़ा सा हमको पहली बार मिलता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या मिलता है? रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी तो हमारा कॉमन है। अगर लोन अकाउंट देखेंगे तो वो यहीं सीख लिया है हमने, और ये तो बड़े मात्रा में सीख लिया, यहाँ तो उतना बड़ा है भी नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, वो हम 3 से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। एडमिशन में भी कर लिया, हालांकि रिकॉन्स्टिट्यूशन से गिना जाना चाहिए, वहां भी कर लिया। देन उसके बाद हमने एडमिशन में कर लिया, रिटायरमेंट में कर लिया, डेथ में भी कर लिया, तो यहाँ तो वो सिंपल ही हो जाता है। उसके बाद एक और आता है नया, बैंक अकाउंट। तो इन पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। रियलाइजेशन का नियम है, एसेट्स पहले जाते हैं डेबिट साइड, फिर जो जो रियलाइज हो जाते हैं वो क्रेडिट साइड, जो जो रियलाइज हो जाएंगे। इतना सा पॉइंट है। ऐसे ही लाइबिलिटी यहां पर पहले जाती है क्रेडिट साइड, ठीक है, और जो भी पेमेंट हो जाएगी, पेड बोलेंगे उसको, वो चली जाती है डेबिट साइड, जिसको हम बोलेंगे पे ऑफ हो गई। लॉजिक्स में इतना ही है, बट फिर भी कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, उस पर दीजिए, बात खत्म कीजिए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी टॉपिक्स कॉमन है हर चैप्टर में, बस जो डिफरेंट टॉपिक्स है उसको देखिए। हाँ, क्वेश्चन सारे कीजिए, क्योंकि उससे आपकी स्कीम बनी रहेगी और आपके माइंड को पता रहेगा कि आपने प्रैक्टिस की है। तो जब एग्जाम में आप जाएंगे तो आपका माइंड आपसे ये नहीं कहेगा बे भाई इसकी तो प्रैक्टिस नहीं की, तेरे से नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, पर वहां से अगर आप करते हुए आएंगे तो यहाँ आपको टाइम कम लगेगा। तो जाहिर सी बात है हमारे नंबर ऑफ जो डेज हैं उसके हिसाब से ये आ जाएगा। देन उसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि थोड़ा बड़ा है, बट अगर आप इस पे छोटा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन, टॉपिक बहुत बड़ा है बट बेसिकली ज्यादा से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, इसके क्वेश्चंस और फोरफीचर ऑफ शेयर के क्वेश्चंस, यही ज्यादातर आते हैं। बाकी जो थ्योरी पार्ट है वो आपको आता है, तो इन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दीजिए। बाकी अदर देन कैश है, कंसिडरेशन अदर देन कैश है, या जो बेसिक एंट्रीज है वो तो नॉर्मल होती हैं, अगर आप एक बार भी पढ़ोगे तो उसे समझ में आ जाता है। तो यहां पर अदर देन कैश कंसिडरेशन के लिए है ये, है ना। ओके, इसको थोड़ा सा सुधारें, अदर देन कैश की जगह अगर कंसिडरेशन हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है। उसके बाद शेयर्स, इशू शेयर की जो एंट्रीज है वो काफी कॉमन है, तो अगर आप एक बार भी करेंगे तो आपको बन जाएगा। इतना तो भरोसा मुझे मेरे ट्रेवलर्स पर है कि वो इसे कर लेंगे। यहां पर इससे ज्यादा कुछ है नहीं। कॉल्स इन एडवांस है या फिर मान लीजिए कॉल्स इन एरियर है, तो उसके में सिर्फ अमाउंट माइनस होना है, तो उतना तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने पहले ही कहा ना, ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डाल दीजिए। 4 की जगह 6 क्वेश्चन कर लीजिए, 2 टफ क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आप इनिशियली मत कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम बचेगा तब कीजिएगा। बहुत ज्यादा टफ एग्जाम में नहीं आएंगे जो हमको सैंपल पेपर दिख रहे हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहां आते हैं, तो यहां पे 2 हिस्सा बटता है, एक इशू का हिस्सा बटता है। तो अगर इशू का हिस्सा देखा जाए तो भैया वो यहीं से कवर है, यही वाले पॉइंट से, एक्सेप्ट डिस्काउंट रिटर्न ऑफ करने के लिए, और अगर आपका कोलेटरल सिक्योरिटी आ गया तो वो, तो बाकी चीजें तो कॉमन है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें इशू ऑफ शेयर का, शेयर की जगह डिवेंचर वर्ड लगाना है। अदर देन कैश वाले में, मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले में शेयर की जगह डिवेंचर वर्ड लगाना है। बाकी तो कॉमन है। जो चीजें हैं वो है डिस्काउंट रिटर्न ऑफ वाली चीज, इसको थोड़ा देखना पड़ता है, और कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है भैया, एंट्री है, सस्पेंस वाली लगा लेनी है, या बिना उसके कैसे होगी ये देखना है। तो ये तो काम हमारा बन जाएगा। बचा रिडम्पशन और डिवेंचर, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आउट ऑफ प्रॉफिट भी आ जाता है, या अदर तरीके जो भी रिडम्पशंस के हैं वो सारे आ जाते हैं। तो उन सब के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। आजकल टफ वाली चीजें हटा ही दी हैं, फ्लक्चुएशन फंड जो बनाया करते थे वो तो पता नहीं हट ही गया है पूरा, तो आपके लिए वो चीजें आसान होंगी। बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। इसमें 3 ही 4 चीजें, ये सारी आपको बनेंगी, इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। तो वही मैंने बोला कि इसमें फिर क्या करो, +6 +2, तो ये कर लेंगे अपन। जहां पे चीजें हमको टफ लगेंगी, जहां पे इजी लगेंगी वहां पे थोड़े कम कर देंगे, ठीक है। ओके भैया जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब यूनिट 3 है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये फ्यूचरिस्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी 12 मार्क्स का चैप्टर है, एक अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन आ गया, एक टूल्स ऑफ एनालिसिस में कंपैरेटिव या कॉमन साइज से क्वेश्चन आ गया, तो बचा ही क्या। बट फ्यूचर में आपके लिए बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि शेड्यूल 3 बहुत काम का आता है। तो सीए में जब आप जाएंगे तो वहां तो शेड्यूल 3 सुनेंगे, तो उसके हिसाब से अगर आपने अभी कर लिया तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना है, बैलेंस शीट आपको दिखानी है। कैसी, तो फॉर्म विद मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स।
तो यहाँ पे हेडिंग और सब हेडिंग आपको याद करनी है। एक नॉर्मल अगर आप इसका शॉर्ट नोट्स भी ले लेंगे उससे भी आपका काम बन जाता है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। एज पर शेड्यूल 3, ये इंपॉर्टेंट है, टू द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। फिर इसमें कुछ चीजें आइटम्स होंगे जो अलग सी लगेगी, जैसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तो उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जान लीजिए। बाकी जो थ्योरी है कि व्हाट आर द यूजेस, ये सब हम 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। अगर आप उसके पॉइंट देखेंगे तो सब कुछ आपको कॉमन मिलेगा, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसमें हेडिंग याद कर लीजिएगा, उसको कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपको वो याद रहे और एग्जाम में आए तो लिख दीजिए। हालांकि मोस्टली चांसेस होते हैं नहीं आने के, ज्यादातर चांसेस यही है मेजर हेडिंग के आने के, तो वो तो हमें पढ़ लेना है, शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है वो। फिर टूल्स फॉर एनालिसिस, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है भैया, या तो कॉमन साइज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और ये भैया जी 10 मिनट से ज्यादा का चैप्टर ही नहीं है अगर सही से आप देखें तो, और थोड़ा भी अगर आप एनालिटिकल माइंड रखते हैं तो फिर ये आपको बहुत ही इजी लगने वाला है, क्योंकि एक छोटा सा फॉर्मूला ही है बस इसमें, और कुछ भी नहीं है। इसमें एब्सोल्यूट चेंज आता है, इसमें तो वो भी नहीं है, बेस ईयर को लेना उसके हिसाब से परसेंटेज काटने, बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई ही है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। देन उसके बाद टूल्स ऑफ एनालिसिस में आपके पास अकाउंटिंग रेशियो आता है। ये थोड़ा सा टफ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये टफ है और आप कर नहीं पाओगे, इसलिए क्योंकि इसके मार्क्स कम है और इसमें बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा पढ़ना है, बट वही है कि अगर मान लो आप फ्यूचर आपका बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आप पढ़ाई में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा भैया? क्योंकि ये दो वेरिएबल्स के बीच के रिश्ते को समझाता है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजों के बीच में बारीकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, जो कि वो यहीं से जनरेट होती है। बट क्योंकि ये एग्जाम में 3 ही नंबर का है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ऊपर के क्वेश्चंस कर लीजिए, करंट एसेट्स के, करंट लायबिलिटीज यानी करंट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी से कर लीजिए, डेब्ट इक्विटी से कर लीजिए। दो चार क्वेश्चन भी करेंगे तो ये बात बना देगा, उससे ज्यादा बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, ये जरूर है, मैं टफ इसलिए कह रहा हूं कि इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और मार्क्स 3 ही आएंगे, या ज्यादा 4 या 5 नंबर का ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। देन उसके बाद बारी आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इसमें मोस्टली क्या होता है, अगर यूनिट 4 में देखें तो मोस्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसी का सारा झंझट है, बाकी तो आपके लिए हलवा होंगी, तो इस पे हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देंगे। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो काफी सिंपल ही होती है। मेजर ट्रांजैक्शन जो है कौन से हैं भैया जी, डेप्रिसिएशन है, इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आ ही जाता है, या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड जिसमें प्रोविजन और टैक्स पेड के बीच में एक अकाउंट बनाने को आ गया, ज्यादा से ज्यादा टफ क्वेश्चन आएगा तो यही आता है। फिर कुछ रिडम्पशन से रिलेटेड हो जाता है, प्रॉफिट या गेन से रिलेटेड हो जाता है, तो प्रॉफिट या गेन से रिलेटेड होगा, तो ये ही ट्रांजैक्शन है जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना। फिर अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट के आपने 2 अच्छे बड़े क्वेश्चन कर लिए ना, तो यकीन मानिए कि यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं यहां पर वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा 6 + 2, क्योंकि ये ए क्वेश्चन 8 नंबर का है, पता चला 6 नंबर का ऑपरेटिंग आ गया, 2 नंबर का कोई और क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी 6 + 2 का फॉर्मूला लगाएंगे, यूं बन जाएगा। फिर एक चीज बचती है, वो है एनपीओ, क्योंकि ये सीबीएसई में नहीं है बट कई स्टेट बोर्ड्स में है, ठीक है। तो ये तो हम तो कराएंगे इसके, हम तो इसका 1 शॉट लेकर ही आएंगे, पर जो भी एनपीओ कर रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस याद रखनी है कौन सी चीज, अपनी 11th क्लास। अगर आपको 11th क्लास सही से याद है ना, तो यहां पे आपको कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। जो भी टर्म्स है उसकी थ्योरी, यहां पर जो थोड़ा सा थ्योरी का रोल ज्यादा है, मैं हमेशा मानता हूं, क्योंकि यहां पर ना थोड़े से एनसीईआरटी के एडजस्टमेंट्स या किसी और चीज के एडजस्टमेंट्स में अंतर है। कोई किसी चीज को कैपिटल नेचर का मान लेता है, कोई किसी को रेवेन्यू नेचर का मान लेता है, तो वहां पे जो आपका बोर्ड जिस चीज को कहेगा आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो थ्योरी यहां पर इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको क्या समझने पड़ेंगे, जो भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनको समझना पड़ेगा। उसमें भी बेसिकली समझना है कि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। बाकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा या बैलेंस शीट के लिए अब बनाना होगा, वो सब आप बना ही लेंगे, बस 11th क्लास को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें कॉमन है, बहुत सारी चीजें आपने पहले कर रखी हैं, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, उन चीजों को थोड़ा कम प्रैक्टिस कीजिए, जो नए पॉइंट्स आएंगे उन पर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नए पॉइंट्स मैंने आपको बता ही रखे हैं, तो फिर 100 क्यों नहीं आएंगे यार, यूं आएंगे 100, ठीक है। चलिए फिर जो आखिरी में भैया कहते हैं, क्या कहते हैं, थैंक यू, हैव स्माइल्स बिकॉज दिस इज अवर मोटो, स्प्रेड स्माइल्स बिकॉज स्माइल ही है जो आपके आसपास जब रहती है तो आप भी खुश रहते हैं। क्योंकि जिंदगी में सबके मार्क्स ज्यादा हैं ये जरूरी नहीं, कुछ लोग मार्क्स कम लाते हैं, कमा ज्यादा लेते हैं, लेकिन कमा लें तो भी खुशी मिलेगी ये जरूरी नहीं है। इसीलिए खुशी कहां से मिलती है, जब हमारे आसपास सब कुछ पॉजिटिव रहता है, तो हमें तो वही फैलाना है।
फिर आप बताइएगा, इसको फॉलो करके कम से कम 1-2 महीने इसको फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपको पक्का पक्का हेल्प मिलेगी। ऐसे कर लीजिएगा कि जैसे हमने जो 3 महीने बनाया, हाँ इसमें एक चीज रह गई, वापस ले आता हूं मैं आपको। कोशिश ये कीजिएगा कि जो हमारे 3 मंथ्स थे, नवंबर में हमारा पार्टनरशिप पूरा हो जाए, दिसंबर में हमारा पूरा हो जाए, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे पार्टनरशिप पूरा हो जाए, ठीक है। दिसंबर में आपके पास 2 ही चैप्टर रहेंगे क्योंकि यहां पे कंपनीज वाला है, तो इसमें आप रिवीजन कीजिए, इसका रिवीजन अच्छा कीजिए। संडे को तो आपको रिवीजन को रखना ही रखना है। देन इसमें आपको बाकी 3 कंप्लीट कर लेने, बाकी 2 यूनिट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला और कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला, फिर काम हमारा बन जाएगा, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आएगी तो हम तो हैं ही, कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट कीजिए, हम वहां पर आपको मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, आपके कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको फायदा हुआ या नहीं, ठीक है। चलो फिर टाटा बाय बाय।